अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 11 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के अगर नेम पर गौर करें, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, तो 2 पोर्शंस हैं। हमने पीरियोडिक टेबल कवर कर लिया और आज से पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, जो आपके सिलेबस में बेटा इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो ये मैंने मेंशन कर रखी हैं बोर्ड पर। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो हायर क्लासेस में आपके इंक्लूड होंगी। ओके, तो जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, और रिमेनिंग लेक्चर्स आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, जो क्या है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अच्छा बेटा, रेडियस किसे कहते हैं? नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। बेटा एटॉमिक से मतलब एटम, मतलब कि एटम का साइज और उसके रेडियस के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास सर्कल है, तो इसका साइज यहां से लेकर यहां तक होगा, जो कि इसका डायामीटर कहते हैं। ओके, अच्छा ये इसका सेंटर है, तो इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक, मतलब कि ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, ये इसका साइज बनेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेडियस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या होगा? रेडियस होगा। ओके, तो कहीं हम एटम के साइज और एटम के रेडियस की बात करेंगे। ओके, तो ये बेसिक तो आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, साइज किसे कहते हैं, लेकिन हमारा यहां पर कंसर्न एटम्स के साथ है। ओके, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कैन वी measure the size of an atom? लेक्चर के स्टार्ट में एक क्वेश्चन मैंने राइज किया है कि कैन वी मेजर द साइज ऑफ एन एटम? हम किसी एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं? तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है नो। मतलब कि हम किसी एटम के साइज को एक्चुअल में 100% मेजर नहीं कर सकते। उसका रीजन यह है कि एटम्स आर सो स्मॉल एंड डू नॉट हैव फिक्स देयर बाउंड्री। बेटा एटम जितने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि उनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, जो कि उनके साइज को डिफाइन कर सके। ओके, तो इसके आंसर आप ये लिख सकते हैं कि एटम्स आर सो स्मॉल। देखें एटम्स, इसका आंसर क्या बनेगा? एटम्स are so small and do not have definite boundaries that fixed their size. Okay, so we cannot measure the size of an atom. ओके, तो ये इसका आंसर होगा 2 लाइंस में कि एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती जो उनके साइज को फिक्स कर सके, तो हम एटम को मेजर नहीं कर सके।
तो फिर आप कहेंगे कि सर हम ये लेक्चर पढ़ने क्यों वाले हैं। याद रखेंगे कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ये हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं, ये माना गया है कि एटम्स आपके पास स्फेरिकल होते हैं बेटा। ओके, इट इज अज्यूम दैट एटम्स आर स्फेरिकल, मतलब कि एटम्स आपके पास, अगर किसी एटम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम यूं उसको स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और उसके फिर आपके पास शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो एक एटम को स्फेरिकल माना जाता है। ओके, assume that atoms are spherical। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि भाई एटम का साइज इतना है। हाँ, हाइपोथेटिकली एक अज्यूम किया गया है कि एटम्स आपके पास स्फेरिकल होते हैं। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कैन वी मेजर द साइज ऑफ एन एटम, तो आप इसका ये आंसर कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि आपके पास एटॉमिक, रेज कर दूं इसको। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, तो बेटा अगर मैं पहले एक एग्जांपल ले लूं ताकि आपको उसको समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो देखिए मैं एक एटम कंसीडर कर रहा हूं कार्बन। ओके, कार्बन का एक एटम मैंने लिया है और उसको मानकर चले कि ये आपके पास एक स्फेरिकल है, इट इज द एटम ऑफ कार्बन। ओके, अब इसका रेडियस क्या होगा बेटा, सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस। क्लियर है? ओके, अब बेटा जो आपके पास कार्बन है ना, इसके सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, मतलब एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। ओके, अब जब देखा गया तो बेटा जो सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 77 पिकोमीटर। यह आपके पास कार्बन का रेडियस है, मतलब एक कार्बन का एटम जो है उसका रेडियस कितना है, 77 पिकोमीटर है। क्लियर है? पिकोमीटर उसका यूनिट है आपके पास। तो 77 पिकोमीटर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। अब बेटा याद रखेंगे कि एटम्स आपके पास एक दूसरे के क्लोज भी होते हैं और एक दूसरे को टच भी करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन आपको मिलेगी कि एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे टच ईच अदर। तो हम ये अगर माने कि एक अगर आपके पास एक कार्बन ये है तो इसी तरह का एक और कार्बन एटम होगा। ओके, तो अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें, ठीक है, रेडियस का डबल रेडियाई होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता है ना, वाहिद जमा जिसे कहते हैं। तो रेडियस एक एटम का, रेडियाई कहते हैं बेटा दो एटम के रेडियस को। ओके, तो देखें एक अगर आपके पास ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये देखिए सिमिलरली अगर ये कार्बन है उसका 77 पिकोमीटर रेडियस है, तो ये भी तो उसी की तरह का कार्बन एटम है, तो बेटा इसका भी जो रेडियस होगा डेट इज 77 पिकोमीटर। अब हुआ क्या कि ये वाला कार्बन का एटम इस तरफ मूव करे और ये वाला कार्बन का एटम इस तरफ मूव करे, मूव करते जाएं और एक दूसरे को टच कर दें। देखें जरा गौर से, लाइक दिस। ओके, अब यहां से यहां तक बेटा डेट इज द एटॉमिक रेडियस। ठीक हो गया ना, कार्बन का एटॉमिक रेडियाई। दो न्यूक्लियस मिले तो उसको कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस एक एटम का, न्यूक्लियाई दो एटम्स के न्यूक्लियस। ओके, तो याद रखेंगे। अब यहां से यहां तक बेटा है 77 पिकोमीटर, ये भी आपका क्या है 77 पिकोमीटर। तो अगर
हम दो एटम्स के रेडियस को कंबाइन करें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 144 पिकोमीटर। कैसे आया? 77 प्लस 77 इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। तो ये एग्जांपल थी। तो सर इसका डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी? ओके, ये चीज समझ आई बेटा? एक कार्बन का रेडियस है 77, दूसरे कार्बन का रेडियस है 77, दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए और यहां पर आपके पास कंबाइन हो गए। ओके, तो कलेक्टिवली इनका जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा? 77 प्लस 77 इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर। दैट इज दी, इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन एटम, और ये एलिमेंटल फॉर्म में है। ओके, अब देखें डेफिनेशन क्या बनेगी? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two bonded atom is referred as, is termed as atomic radius of atom। तो ये आपकी डेफिनेशन बुक पर भी है और आप यहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको देखें, हम डेफिनेशन समझते हैं डायग्राम से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, एक एटम ये एक एटम ये, जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज हुए तो क्या हो गए? बाउंड हो गए। ओके, इनके दरमियान बॉन्ड बना। ओके, एक कार्बन दूसरा कार्बन जैसे बॉन्ड बाउंड हुए एक दूसरे के साथ, तो उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कलेक्टिवली इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। तो होप सो आपको एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, तो ये आपके पास एक डेफिनेशन हमने कवर कर ली, एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया और एक एग्जांपल्स के साथ हमने इसको कवर कर लिया। अब इतना समझने के बाद बेटा इसके ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। और अब समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो तब आपके पास एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड बनेगा, और जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो तब एटॉमिक रेडियस का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। ओके, क्या ट्रेंड बनेगा। ओके, अल्लाहू अकबर। तो समझते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आने वाले लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, पहले हम बात करेंगे बेटा पीरियड्स की। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट to right in a period, atomic radius decrease gradually। आय हाय सर, इसका क्या मतलब? बेटा जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। ओके, मतलब कि पीरियड से क्या मुराद है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं अलोंग पीरियड तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब उसकी रीजंस क्या हैं? तो बेटा उसकी फर्स्ट रीजन आप ये लिखेंगे। देखिए, बच्चा जब थ्योरी लिखता है ना तो बहुत मिक्सिंग कर देता है, उसको समझ नहीं आ रही होती मैंने रीजन में क्या लिखना है, मैंने उसके ट्रेंड में क्या लिखना है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज यहां पर लेकर चलूंगा,
आज के लेक्चर में भी और आने वाले शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, सब में हम ट्रेंड देखेंगे। एक डायग्राम आपको दूंगा, ओके, और लास्ट पर हम समराइज भी करेंगे सब, ओके। तो ये मिक्सिंग नहीं करनी है आपने, हर एक जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रेंड डिफरेंट हैं। देखें, रीजन सबसे पहला, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। हाय हाय सर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये तो हमें पता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होता है? तो सुनो बेटा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से मतलब ये है कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ओके। अब एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इससे मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। रीजन तो आप लिख देंगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अब मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ओके। ये मैंने एक पीरियड में एलिमेंट्स ले लिए हैं, सेकंड पीरियड में। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। तो देखिए 1 बाय 1 करके रेगुलरली एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब देखिए, अगर बात करें बेटा प्रोटॉन्स की, ये भी इसी की तरफ लेकर जा रहा हूं कि साइज डिक्रीज क्यों होता है। लिथियम के अंदर बेटा अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो कितने हैं? 3। 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने उसके अंदर प्रोटॉन्स। बेरिलियम का अगर बात करें तो प्रोटॉन 4। बोरॉन के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 5। कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स 6। नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स 7। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन्स 8। फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स 9 एंड नियोन बेटा इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने आपके पास? 10 है। अब देखिए 1 बाय 1 करके प्रोटॉन बढ़े। अब बेटा प्रोटॉन बढ़ने से क्या है कि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज्यादा होती जा रही है, ओके। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती जा रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मजबूती से पकड़ रखा है। तो उससे होगा क्या कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ओके। कैसे? देखें, अब आप कहेंगे कि सर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं। सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखें कि एक प्रोटॉन 1836 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब प्रोटॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के एडअप होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना के प्रोटॉन के एडअप होने से। मतलब अगर आप ऐसे समझें कि आप लिथियम से बेरिलियम पर मूव करके गए हैं तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन थे, इसके अंदर 4 प्रोटॉन। तो यहां से यहां तक जाने का मतलब है कि बेरिलियम की स्ट्रेंथ लिथियम की निस्बत 1836 टाइम्स बढ़ गई। सर ये आप कैसे कह रहे हैं? मुझे लगता है आप भूल गए। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें जब आप अभी भी आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जब हमने किया था तो कैनाल रेज वाला, उसकी प्रॉपर्टीज के नीचे एक पैराग्राफ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन 1836 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई।
ओके, अब दूसरी चीज याद रखेंगे कि लेफ्ट से राइट प्रोटॉन बढ़ रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स पर, लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे। दूसरा पीरियड है तो दूसरा ही शेल होगा बेटा। हमने ये डिस्कस किया था लेक्चर नंबर, आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ये मैंने चीज बहुत अच्छे से क्लियर करवाई थी कि जो आपका पीरियड नंबर होगा उसके अंदर उतने ही शेल्स होंगे। ओके, तो देखो ये सारा दूसरा पीरियड है तो इसके अंदर 2 ही शेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लिथियम से लेकर नियोन तक। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। देखें, लिथियम है, इसकी बात करें। ओके, यहां पर आए, लिथियम बेटा, इसके अंदर अगर प्रोटॉन की बात करें तो 3, एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी कितना है, 3। ओके, अब देखिए जरा मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं। सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, फर्स्ट सेकंड, 2 शेल हैं, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा बेटा प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। पहले शेल में होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो यहां पर आ जाएगा। सुनो जरा, इसको मैं जरा रेज करने लगा हूं, याद रखेंगे आप, 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मतलब प्रोटॉन आपके पास हुए 4 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 4। 2 ही शेल हैं इसके पास। तो देखें बेटा, जैसे अब लिथियम से बेरिलियम पर आए, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ शेल 2 ही रहेंगे। प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 4, 1 2। पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। ये देखें, तो यहां से यहां पर जो आखिरी शेल है बाहर वाला, उसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अच्छा, नियोन पर आ जाए, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियोन का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी बेटा कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, अब देखें, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इसको मैं, न्यूक्लियस आ गया आपके पास। ओके, पहला शेल, दूसरा शेल। ओके, प्रोटॉन आपके पास यहां पर प्रेजेंट है 10, इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है, तो पहले शेल में बेटा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये के शेल है आपके पास और ये एल शेल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखें, अब आपके पास रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखिए आप लिथियम से चले, नियोन तक गए, नंबर ऑफ शेल 2 ही रहे, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। देखिए इन 2 शेल्स को 3 प्रोटॉन्स ने पकड़ा है और इन्हीं 2 शेल्स को 4 प्रोटॉन्स ने पकड़ा है और इन्हीं 2 शेल्स को 10 प्रोटॉन्स ने पकड़ा है। तो देखो जैसे जैसे लिथियम से नियोन की तरफ गए, 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं। तब होगा क्या कि यहां पर जो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन्स सुकड़ते जा रहे हैं टुवर्ड न्यूक्लियस। तो होता क्या है, अब इस चीज को समझे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता साइज आपका कम होता चला जा रहा है। ओके, अब साइज में क्या डिफरेंस है, यहां पर देखें, लिथियम का बेटा साइज होता है आपके पास 152, ओके, बेरिलियम का साइज होता है 113, बोरोन 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का आपके पास 75, 73, 71 एंड 69। तो ये मैंने एटॉमिक रेडियस बता दिया। तो देखें लेफ्ट से राइट मूव करने से आपका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 152 से चला 69 तक, इतना कम क्यों हुआ, प्रोटॉन्स बढ़े, प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या हुआ, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब के प्रोटॉन की न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो हुआ क्या कि जो प्रोटॉन्स की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स सिकुड़ना शुरू हो गए।
ओके, तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ता जाता है साइज आपका कम होता चला जा रहा है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट, इन्हीं को कॉन्सेप्ट कहा जाता है, रट्टा नहीं चलना। लिखने को आप लिख लेंगे, व्हेन वी, लिखने को बहुत आसान है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज ग्रेजुअली। रीजन क्या लिखें? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो तो समझो। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके पास ट्रेंड्स थे कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। अब इसी तरह बेटा अगर हम टॉप से बॉटम मूव करें तो फिर क्या होगा? तो सुनो, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, तब आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। उसकी रीजन क्या है? तो देखो, लेफ्ट से राइट मूव करने से साइज डिक्रीज कर रहा है, तो ऊपर से नीचे मूव करने से साइज आपका क्या होगा? इंक्रीज। इसी को मैं चेंज कर दूंगा, यहां पर देखिए पीरियड्स की जगह आ जाएगा ग्रुप्स, along groups when we move from top to bottom। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अब ट्रेंड है ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं इन अ ग्रुप, होगा क्या? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, उसका रिवर्स हो गया। इसको आप रेज कर दें। ओके, इसको मैं रेज करने जा रहा हूं। अच्छा बच्चों, पीरियड हमें समझ आ गया। अब समझते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता क्यों है? तो उसकी रीजन लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। हाय हाय, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा? डेफिनेटली उनका रेडियस बढ़ जाएगा। इस चीज को समझना बहुत आसान है। देखें, यहां से मैं लेकर चलूंगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, यही तो है आपके पास टॉप से बॉटम, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स। ओके, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब टॉप से बॉटम आप मूव कर रहे हैं बेटा, ये पीरियड नंबर है आपके पास 2, ये पीरियड नंबर है 3, ये पीरियड नंबर है 4, ये पीरियड नंबर है 5, ये पीरियड नंबर है आपके पास 6। अब सेकंड पीरियड है तो मतलब 2 शेल, थर्ड पीरियड है तो मतलब 3 शेल, फोर्थ पीरियड है तो मतलब 4 शेल, फिफ्थ पीरियड है तो 5 शेल, एंड 6 पीरियड मीन 6 नंबर ऑफ शेल्स। तो देखो मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर सकता हूं। लिथियम के 2 शेल हैं 1 2, सोडियम के 3 शेल हैं तो 1 2 3, पोटाशियम के 4 शेल 1 2 3 4। तो बेटा देखने से नजर आ रहा है आपको, लिथियम से अभी पोटाशियम पर गए हैं तो देखो इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का, लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस, इसका ये रेडियस, इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करते जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब उसका साइज बढ़ रहा है। ओके, तो ये आप रीजन लिख सकते हैं कि जब हम इसको समराइज में करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुने, 2 मिनट मुझे दें। एटॉमिक रेडियस, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। उसका रीजन आप क्या देंगे? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या हुआ कि न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस, तो वो आपके पास साइज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। ओके,
अब टॉप से बॉटम क्या ट्रेंड बनेगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज आपके पास क्या होता है? इंक्रीज होता है। रीजन? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, पीरियड बढ़ रहा है 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ये इनके नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आपका साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपकी बुक में इसका भी टेबल आपको समझाने के लिए, ये वैल्यूज याद नहीं करते होते, कंपेयर करते होते हैं। ओके, तो रट्टा नहीं मारना इन चीजों को आपने समझना है। ओके, तो कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।